हेलो नमस्कार दोस्तों, शिवांश स्टडी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी की सीरीज स्टार्ट की है और हिंदी को आगे बढ़ाते हुए हम स्टार्ट करते हैं वर्णमाला टॉपिक। जो हमने स्टार्ट किया था उस वर्णमाला टॉपिक में कुछ चीज़ें अपनी समझने के लिए रह गई थी, आज उनको देखने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा क्विक रिवीजन करने की भी कोशिश करेंगे। उसके बाद अपने आगे बढ़ेंगे। पहले अपने देख लेते हैं, मैंने आपको बताया था कि हिंदी में जो भाषा होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि होती है। मौखिक आधार पर जो आपकी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो ध्वनि होती है, लेकिन लिखित आधार पर जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण या अक्षर होती है। उसके अलावा अर्थ के आधार पर जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो शब्द होती है दोस्तों। फिर आगे आपने क्या देखा था कि वर्णमाला कैसे कहा जाता है, तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम, जो ये वर्णमाला है दिख रही है आपको, इस वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। और वर्णमाला में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्णों में बांटने का काम सबसे पहले आचार्य पतंजलि के द्वारा किया गया था। उन्होंने ही वर्णमाला में दो जो अक्षर लिखे हुए हैं, इन अक्षरों को दो भागों में बांटा, स्वर वर्णों में और व्यंजन वर्णों में। दो अलग अलग बांटने का श्रेय किसको जाता है? आपके पतंजलि को जाता है। उसके बाद आपने देखने की क्या कोशिश करी थी कि स्वरों की संख्या टोटल वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो मैंने बताया था 52 होती है। अगर उच्छिष्ट व्यंजन या तल बिंदु व्यंजन या आपके विकसित वर्ण को नहीं पूछेगा तो 50 हो जाएगी, ठीक है। अगर उसको और नहीं पूछना होगा तो 4 और माइनस कर सकता है, जो संयुक्त स्वरों को माइनस कर सकता है। इस प्रकार से अलग अलग क्या हो सकती है, वो जिस आधार पर पूछना चाहता है उस आधार पर अपना बता सकते हैं। तो स्वर और व्यंजनों में स्वरों की संख्या कितनी बती थी, तो स्वरों की संख्या अगर कुछ भी नहीं बोले तो 13 बतानी है दोस्तों। और अगर वो पूछे कि मुख्य रूप से स्वरों की संख्या कितनी होती है तो आपको 11 बतानी है। उसके बाद में अगर बात करें व्यंजनों की संख्या की बात करें तो आप घटा ही देंगे। अगर वर्गीय व्यंजनों की बात करें, वर्गीय व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो अलग अलग से क्या है, वर्ग में उपस्थित है। वर्ग में उपस्थित है इसलिए इनको क्या कहा गया है, वर्गीय। जैसे एक क वर्ग है तो क वर्ग, ये च वर्ग, ये ट वर्ग, ये त वर्ग और ये प वर्ग। क्योंकि ये वर्ग में अवस्थित है इसलिए इनको क्या बोल दिया गया है, वर्गीय व्यंजन बोल दिया गया है। तो वर्गीय व्यंजनों की संख्या पूछे तो आपसे 25 बतानी है आपको। उसके बाद में मैंने क्या बताया था, अंतःस्थ वर्गोत्तर व्यंजन, ये वर्ग में है और वर्ग के नीचे है जो व्यंजन बचे हुए उन्हें 2, ये 8 है, इनको कहा जाता है वर्गोत्तर व्यंजन। वर्गोत्तर व्यंजन को वर्गोत्तर व्यंजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये वर्ग में नहीं है, वर्ग के इतर अवस्थित है, इसलिए इन्हें कहा गया वर्गोत्तर व्यंजन। उसके बाद में इन वर्गोत्तर व्यंजनों की संख्या 8 बताई थी, इनकी अपने ने 25 संख्या देखी थी, इनकी अपने ने 8 देखी थी, ठीक है। 25 और 8 33, मतलब 8 ये संख्या देखी थी। तो अंतःस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन किसे कहा जाता है, य र लव, इनको अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। उष्ण व्यंजन जिसे श श श और ह, इसे क्या कहा जाता है, उष्ण व्यंजन कहा जाता है। इसकी विशेषता भी बताई थी। उष्ण व्यंजन किसे कहा जाता है, तो उष्ण व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जो क्या होते हैं, जब हम बोलते हैं, जब इनका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने के समय क्या होता है, गर्म हवा अंदर से बाहर की ओर आती है। जैसे श श और श अगर अपने बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, और ह अगर बोलेंगे तो गर्म हवा है जो क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी, इसलिए इनको बोल दिया उष्ण व्यंजन। फिर देखा था आपने संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसे क और श से मिलकर बना हुआ है क, और श से मिलकर बना हुआ है छ। फिर त्र का देखा तो त और र से मिलकर बना हुआ है त्र। फिर ज्ञ का देखो तो ज प्लस न्य से मिलकर बना है ज्ञ। फिर श्र का देखेंगे तो श प्लस र से मिलकर बना हुआ आपका श्र। तो इस प्रकार से ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन इसलिए है क्योंकि दो अलग अलग उच्चारण स्थलों के बोले जाने वाले से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए इनको बोल दिया संयुक्त व्यंजन। दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बने हुए हैं। इसी प्रकार से अपने ने देखा था कि संयुक्त स्वर भी हैं, तो ए ऐ ओ औ। अपने ने स्वरों को कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में बांटा था। स्वर को क्या बांटा था, लघु स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या फिर लघु स्वर, दीर्घ स्वर, और एक देखा था अपने ने संयुक्त स्वर। लघु स्वर को ही बोलते हैं एक मात्रिक स्वर, लघु स्वर को ही बोलते हैं ह्रस्व स्वर। फिर उसके बाद में दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर को ही बोलते हैं गुरु स्वर, इसी को बोलते हैं आपके द्विमात्रिक स्वर। फिर संयुक्त स्वर को केवल संयुक्त स्वर बोला जाता है। तो इनमें क्या देखा था, ह्रस्व स्वर में किसमें, ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनको उच्चारण में कम समय लगता है, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जिनको ह्रस्व स्वरों की तुलना में ज्यादा लगता है उसे कहा जाता है दीर्घ स्वर, ठीक है। तो इसमें अ, ई, उ और ऋषि क्या है, आपके ह्रस्व स्वर है, इनकी संख्या बराबर 4, ठीक है। उसके बाद में आपने क्या था, दीर्घ स्वर आ, ई और उ, ये क्या है, इनकी संख्या बराबर 3। फिर ए, ऐ, ओ, औ, इनकी संख्या कितनी है, आपकी 4, ठीक है। इन दोनों को देखा था आपने ने, ये अयोग वाह है। अयोग वाह क्या है, अयोग, इनको अगर जोड़ कि अ और योग, मतलब जिसको जोड़ना नहीं, किसमें स्वर्ण नहीं जोड़ना है,
लेकिन ये भार वहन करेंगे स्वर और व्यंजन दोनों का। इनको लिखा काय के साथ में जा रहा है, स्वरों के साथ में, और उनका भार काय के वहन कर रहे हैं व्यंजन। मतलब जब इनको पढ़ा जाएगा तो व्यंजन की तरह पढ़ा जाएगा, लेकिन जब लिखा जाएगा तो स्वरों की तरह लिखा जाएगा, इसलिए बोला जाता है अयोगवह व्यंजन। ठीक है, इसके आगे देखने की कोशिश करते हैं अपने। आगे क्या है देखो, इसमें फिर मैंने बताया था कि अगर अलग अलग उच्चारण स्थलों से बोलने जाने वाले अलग अलग उच्चारण स्थलों को स्पर्श करके अलग अलग उच्चारण स्थलों को ज्यादा प्रभाव डालेंगे तो उनको क्या बोल दिया जाता है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। क ख ग घ घ कंठ से, तालु से च झ झ झ ञ, मूर्धा ट ढ ढ ण, त थ थ थ न और ओष्ठ। ये अपने अपना इतना पढ़ चुके थे। अब थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करते हैं और थोड़ी बहुत चीजें जो बची हुई है इस वर्ण वाला टॉपिक में उसको कंप्लीट करते हैं और ये वर्ण वाला टॉपिक पूरा क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। जैसे अघोष व्यंजन किसे कहा जाता है? अघोष, घोष यानी क्या हो रहा है? घोष यानी कंपन उत्पन्न होना। क्या होना? कंपन उत्पन्न होना। यानी कि जब अपने किसी शब्दों को बोल रहे हैं तो उन शब्दों को बोलने पे हमारे स्वर तंत्रों में घोष उत्पन्न हो रहा है, कंपन उत्पन्न हो रहा है, तो वहां पे कहलाएंगे सघोष व्यंजन। और अगर वह घोष उत्पन्न नहीं हो रहा है या कंपन उत्पन्न नहीं हो रहा है तो उन्हें बोल देंगे अघोष व्यंजन। तो अघोष व्यंजन इसमें कौन कौन से हैं और सघोष व्यंजन इसमें कौन कौन से हैं? तो अघोष व्यंजनों में अपने देखेंगे तो 3 4 5 क्या है आपका? तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा जो शब्द है, जो अक्षर है, वो क्या कहलाएंगे आपके? 1 2 3, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्या कहलाएंगे? अघोष व्यंजन कहलाएंगे। साथ ही साथ इसके अलावा य, र, ल, व, जैसा कि यहाँ पे लिख रखा है, अघोष व्यंजन कौन से व्यंजन हो जाते हैं? जिनको बोलने पे, जिनका उच्चारण करने में क्या नहीं होता है? हमारी स्वर तंत्रों में घोष उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए इनका अघोष व्यंजन कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर और य, र, ल, व और ह, य, र, ल, व और ह, य, र, ल, व और ह, ये कहीं में आ जाएंगे आपके अघोष व्यंजन में आ जाएंगे। इसी का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन किसे कहा जाएगा? तो सघोष व्यंजन वह व्यंजन जिसका उच्चारण करने पर हमारे स्वर तंत्रों में क्या होता है? कंपन उत्पन्न हो रहा है, उसे सघोष व्यंजन कहा जाएगा। प्रत्येक क और ख, क और ख, च और छ, ट और ठ, त और थ, प और फ, ये क्या हो जाएंगे? आपके सघोष व्यंजन हो जाएंगे, या इन्हें घोष व्यंजन भी कहा जाता है। सघोष या घोष व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या बचा? अब जो बचा हुआ है इसमें से क्या बचा? 1 2 ये वाले फर्स्ट सेकेंड, और क्या बचा है? श, श और श, श, श और श। तो श, श और श, तो इनकी संख्या हो गई आपकी कितनी? 13। इनकी संख्या भी पूछता है दोस्तों 13। और उनकी संख्या कितनी हो गई? उनकी संख्या हो गई 20। इनकी संख्या हो गई 20। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में अल्प प्राण क्या होता है? तो अल्प प्राण यानी कि कम मात्रा में प्राण। कम मात्रा में प्राण यानी कि क्या? कम सांस की आवश्यकता पड़ती है। सांस सासुमा वाली सांस नहीं, श्वास यानी ब्रीथिंग, यानी कि सांस अपने जो ले रहे हैं ना। तो जिन शब्दों को, जिन वर्णों को बोलने में, जिन वर्णों का उच्चारण करने में क्या हो रहा है? आपको श्वास कम लग रहा है, आपको जोर कम लगाना पड़ रहा है, तो वहां पे क्या आ जाएंगे? आपके अल्प प्राण हो जाएंगे। उसके अलावा आपके जो जिनको बोलने में, जिन शब्दों, जिन वर्णों को बोलने में आपके उच्चारण में अधिक जोर लगाना पड़ रहा है या अधिक श्वास का उपयोग करना पड़ रहा है, तो वो कौन से हो जाएंगे? महाप्राण हो जाएंगे। तो अघोष और सघोष इनमें थोड़ा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। अघोष क्या है? 3 4 5 है, सघोष 1 2 है। उसी के अलावा अल्प प्राण में क्या आ जाएंगे? 1 3 और 5, 1 3 और 5, 1 3 और 5, 1 3 और 5 क्या है? आपके अल्प प्राण। 1 3 और 5 ये आपके अल्प प्राण है। ये क्या है? आपके अल्प प्राण। इनको बोलने में प्राणों की कम आवश्यकता पड़ रही है, इनको बोलने में आपके प्राणों की कम आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए इनको बोल दिया अल्प प्राण। इसी का उल्टा हो जाएगा महाप्राण। महाप्राण में क्या हो जाएगा? जिनको बोलने में प्राणों की ज्यादा आवश्यकता रख रही हो, महाप्राण हो जाएगा। 1 3 5 के अलावा क्या आ जाएंगे? 1 3 5 के अलावा क्या क्या आ जाएगा? 1 3 5, उसके अलावा य, र, ल, व, य, र, ल, व और अम, ये जो है ये कहीं में आ जाएगा? अल्प प्राण में आ जाएगा। ये आ जाएंगे अल्प प्राण। अब कौन कौन बचे हैं? बाकी जो बचे हैं वो महाप्राण में चले जाएंगे। जैसे कौन बचा है? 2 और 4, क्या बचा है आपका? दूसरा और चौथा। ये दूसरा और ये चौथा, ये दोनों कहां पे चले जाएंगे? आपके महाप्राण में चले जाएंगे। जैसे आप बोल के देखो, क और ख,
क और ख, ग और घ, अणा, क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग। आप बोल के देखोगे ना दोस्तों, तो इसमें आपको पता स्वाभाविक सा बात पता चल जाएगा कि श्वास की ज्यादा आवश्यकता पड़ रही है या कम पड़ रही है। जैसे बोलो आप क, फिर बोलो ख, फिर बोलो च, फिर बोलो छ, फिर बोलो ज, फिर आप क्या बोलेंगे ट, फिर बोलो ठ, ट ठ ट ठ ट ठ ट ठ ट ठ प फ। अगर ऐसा बोलेंगे तो आपको स्वतः ही पता चल जाए। ठीक है, फिर 2 और 4 उसके अलावा क्या बचा है, श, स और श, स श और श, ये गाय में आ जाएंगे महाप्राण में। इसके अलावा क्या बचे हैं आपके पास, इसके अलावा आपके पास इसके अलावा बचे हैं अड़ और अढ़, अड़ और अढ़। इन दोनों को अपने देखेंगे अभी इनको क्या है स्पेशल, क्यों अलग से लिखा गया है। अड़ और अढ़, अड़ और अढ़ भी काय में आ जाएगा आपका, अढ़ और अढ़ भी आपका आ जाएगा महाप्राण में। ठीक है, अल्प प्राण में और अपने देखेंगे अ, आ, ई, ऐ, ओ, औ, आ, ए, ई, उ। ठीक है, उ और ऋषि ए, ऐ, ओ, औ, और क्या आ जाएगा आपका अम। ये आई में आ जाएंगे आपके अल्प प्राण में आ जाएंगे। ठीक है, चल और आगे देखने की कोशिश करते हैं। और क्या बचा है, द्वित्व व्यंजन किसे कहा जाता है, द्वित्व व्यंजन किसे कहा जाता है, ये सारा समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं द्वित्व व्यंजन किसे कहा जाता है। तो द्वित्व व्यंजन में क्या हो जाएगा, जब भी अपने किसी शब्द को लिखते हैं तो वहां पर इसको पहचाना जाएगा। जब भी अपने किसी शब्द को लिखेंगे, ये अपने पढ़ रहे हैं शब्द और यहाँ पे मैंने यहाँ पे पढ़ रहे हैं अपने वर्ण और यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखे हैं शब्द। जब किसी शब्दों को लिखने में उसी शब्द का आधा अक्षर और उसी शब्द का पूरा अक्षर प्रयोग में लाया जाता है, ध्यान रखना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है दिल्ली, क्या लिखा है दिल्ली, यहाँ पे लिखा है दिल्ली। इसी प्रकार से अपने लिख सकते हैं बिल्ली, क्या लिख सकते हैं बिल्ली। उसी प्रकार से अपने लिखते हैं बच्चा, क्या लिख सकते हैं बच्चा, या लिख सकते हैं पत्ता, क्या लिख सकते हैं पत्ता। तो क्या कर रहे हैं अपने यहाँ पे, क्या कर रहे हैं यहाँ पे अपने ये कर रहे हैं कि इसी शब्द का आधा अक्षर ले रहे हैं और इसी शब्द का पूरा अक्षर ले रहे हैं, इसी शब्द का आधा अक्षर और इसी शब्द का पूरा अक्षर ले रहे हैं। जब ऐसे शब्द लिखे जाते हैं और उनमें जब वर्णों का प्रयोग किया जाता है तो उन वर्णों को कहा जाता है द्वित्व व्यंजन। उसी शब्द का आधा अक्षर और उसी शब्द का पूरा अक्षर, उसी शब्द का आधा अक्षर और उसी शब्द का पूरा अक्षर उसमें क्या किया जाता है, लिखा जाता है। आगे क्या देखते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या बचा हुआ है, संयुक्त व्यंजन बचा हुआ है। संयुक्त व्यंजन और इसमें द्वित्व व्यंजन में क्या अंतर है। संयुक्त व्यंजन में क्या होता है कि एक ही शब्द, एक ही वर्ण का आधा और पूरा अक्षर लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर मैंने लिख रहा है शक्त लिख रखा है, मस्त लिख रखा है, और भी कुछ बना सकते हैं अपने। ठीक है, संयुक्त लिख सकते हैं तो उसमें भी बन जाएगा। तो संयुक्त अक्षर में ही देखो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं अपने, एक आधा अक्षर लिख रहे हैं और एक पूरा अक्षर लिख रहे हैं, एक आधा लिख रहे हैं और एक पूरा लिख रहे हैं। लेकिन दोनों एक ही अक्षर नहीं, दोनों अलग अलग अक्षरों को लिया है। ये क लिया, यहाँ पे त लिया, यहाँ पे स लिया, यहाँ पे त लिया। तो क्या किया जाता है, इन दोनों में क्या अंतर है कि इसी में एक ही अक्षर के लिए बात करते हैं और इसमें अलग अलग अक्षरों की बात करते हैं। मतलब एक अलग अक्षर आधा आएगा और एक अलग अक्षर पूरा आएगा। जब उन दोनों को मिलाएंगे तो संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। उसके अलावा लुंठित व्यंजन किसे कहा जाता है, तो लुंठित व्यंजन उन व्यंजनों को कहा जाता है। सबसे पहली बात तो इसमें र आती है। जब भी इसका उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करने के समय जो आपकी जीभ है वो जीभ बेलन की तरह लपेट कर उसका क्या किया जाएगा उच्चारण किया जाएगा। इसलिए इसे लुंठित व्यंजन कहा गया है। जैसे आप बोलेंगे र, क्या बोलेंगे आप र बोलेंगे तो क्या करेगी आपकी जीभान ऊपर की ओर क्या कर जाएगी, ऊपर की ओर बेलन की तरह पलट जाएगी और फिर उसका उच्चारण होगा। इसलिए इसको क्या बोल दिया गया है, लुंठित व्यंजन। इसको बोल दिया है लुंठित व्यंजन। ठीक है, ये आपका है लुंठित व्यंजन। समझ में आया आपको। इस प्रकार से ये बचा है द्विगुण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन या तल बिंदु। इसको द्विगुण व्यंजन क्यों बोला गया है। चल अब इसको देखते हैं अपने द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन किसे कहा जाता है। उच्छिप्त व्यंजन में क्या होता है, जब इनका आप उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करने के समय आपकी जीभ क्या होगी, पहले तो ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद में मूर्धा पर टकराएगी। मैंने बता दिया था मूर्धा कौन सा हिस्सा होता है। जब आप आ करोगे और ये ऊपर वाला हिस्सा जो दिखेगा, ये वाला जो हिस्सा दिखेगा, तो यहाँ पर क्या होगी, जैसे आपने त थ द ध न में बोल रहे था, ट ठ द द न त थ द द न बोल रहे थे, तो क्या कर रही थी आपकी जो जीभ है ये ऊपर वाला जो हिस्सा है आपके ये
मुंह का यहाँ पर जाकर टकरा रही थी। तो इसमें क्या होगा, इस तधधना में और अड़ा और अढ़ में क्या होगा, इस अड़ा और अढ़ में ये होगा कि जीवान आपके ऊपर जाके टकराएगी तो सही, लेकिन टकरा कर एकदम झटके से नीचे आएगी, तो उसको बोल दिया आपने, क्या बोल दिया, उच्छिप्त व्यंजन। क्या बोल दिया, उच्छिप्त व्यंजन। जैसे आप बोलोगे अढ़ और अढ़, अढ़ और अढ़, तब भी आप इसका उच्चारण करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपकी क्या हो जाएगी, आपकी ऊपर जाके टकराएगी और फिर क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। ठीक है, चल ऐसे इस प्रकार से अपने ने स्वरों को और व्यंजनों को देखने की कोशिश करी। उसके अलावा कुछ और टाइप्स भी दिए हैं, जैसे उच्चारण स्थलों के आधार पर, जैसे जीभ के आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर बोला जाता है। जैसे जिन स्वरों को बोलने में, जिन व्यंजनों को बोलने में क्या कर रहा है आपका, जिन स्वरों या व्यंजनों को बोलने के लिए जीभ का अगला भाग प्रयोग में किया जा रहा है उसे अग्र स्वर बोल दिया, जिनको बोलने में मध्य वाला भाग प्रयोग किया जा रहा उसको मध्य स्वर बोल दिया, और जिनको पिछला वाला हिस्सा प्रयोग किया जा रहा है उसको क्या बोल दिया, पश्च स्वर बोल दिया। इसी प्रकार से बहुत सारे और टाइप होते हैं, उनको आगे वाले सेशन में हम देखने की कोशिश करेंगे, है ना। ठीक है, इतना आज के लिए। इसमें वर्णमाला में लगभग जो मेनली टॉपिक आते हैं उन सबको कवर कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम या तो शब्द को देखने की कोशिश करेंगे या फिर अलग अलग जो आपके जैसे औष्ठ के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, कौके या कौवे के आधार पर जो वर्णमाला है उनको जो डिस्क्राइब किया गया है उसको भी देखने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है आने वाली एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।